हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज आपके लिए जो क्वेश्चंस लेकर आया हूँ वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस हैं और ये चैप्टर न्यू सेंटर्स ऑफ पावर से हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस की डिस्कशन दूं, आप एक बार समझिएगा कि इस चैप्टर में जो टॉपिक कवर किए गए हैं उसमें यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा रोल है, उसके बाद ब्रिक्स है। ब्रिक्स के साथ साथ यहाँ पर आपको सार्क के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस मैं देने वाला हूँ। और आसियान को तो मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन जो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1992 में, यानी जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ था उसके बाद 7 फेब 1992 में। और इसको जो इस्टेब्लिश किया गया था विद द ट्रीटी ऑफ maastricht एंड इट tended to highly expand cooperation among the member states and was initially signed by France, Ireland, Belgium, Greece, Denmark, Spain, Italy, Netherlands, Luxembourg, Germany, UK and Bengal। मैंने आपको जो है ये कुछ ऐसी जो है वो बता दी हैं कि आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा कि कौन कौन सी कंट्री हैं यहाँ पर, जिसको इसमें थोड़ा सा आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी कंट्री थी जिन्होंने इस एग्रीमेंट को साइन किया था। तो अब अंडर द मार्शल प्लान इंटीग्रेशन ऑफ यूरोप स्टार्टेड स्लोली। ये बात सबको पता है कि मार्शल प्लान के तहत जब सभी जो है यूरोपियन कंट्री जो जिनको सोवियत यूनियन से डिसइंटीग्रेट करने के बाद अपने में मिलाने की कोशिश एक होड़ लग गई, तो उसमें कुछ एक ऐसे टर्म्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं। जैसे सबसे पहला है क्या है, OEEC। OEEC मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1948 में। दूसरा इसी में आता है, इसको इस्टेब्लिश करने का पर्पस क्या था, यानी OEEC को इस्टेब्लिश करने का पर्पस क्या था। तो इसको जो इस्टेब्लिश किया गया था, स्थापित किया गया था, वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहती थी ट्रेड और इकोनॉमिक इश्यूज पे। ऐसे ही आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो काउंसिल ऑफ यूरोप है ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1949 में। और इसका मेन पर्पस क्या था? पॉलिटिकल कोऑपरेशन करना। और जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है ECC जो है ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? ये इस्टेब्लिश हुई थी 1957 में। यानी हम कहेंगे फॉर द क्रिएशन ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट, ये 1957 में इस्टेब्लिश हुई थी। आपको साइड में सारा जो है डिटेल भी मिल रही होगी। अब यहाँ पर ये देखिए, जो हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द यूरोपियन फ्लैग। यूरोपियन यूनियन का जो फ्लैग है उसमें कितने स्टार्स हैं? तो मैं आपको स्टार्स भी फ्लैग भी दिखा देता हूँ साइड में। इसमें 12 स्टार्स गिवन है। जो सर्कल है ऑफ द गोल्ड स्टार्स इट स्टैंड फॉर सोलिडेरिटी एंड हार्मनी बिटवीन द पीपल ऑफ यूरोप। यानी ये इस चीज़ को दिखाता है कि जो यूरोप के लोग हैं वो आपस में हार्मनी के साथ रहते हैं, बड़ी एकता में रहते हैं, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है उनके बीच में। और दूसरा जो है इट वाज, यानी जो 12 स्टार्स होने का मतलब क्या है कि जो 12 नंबर है वो ट्रेडिशनली देखा जाए तो सिंबल है परफेक्शन का, कंप्लीटनेस का और यूनिटी का। ऐसी जो है नेक्स्ट मेरा है, विच मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन होल्ड्स अ परमानेंट सीट इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये आप सोचेंगे कि ब्रिटेन और फ्रांस, नहीं, यहाँ ब्रिटेन जो है पीछे हट गया था, तो फ्रांस का ही हम नाम यहाँ पर लेंगे कि सिर्फ फ्रांस जो है वो राइट नाउ अगर देखा जाए तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, जो यूरोपियन यूनियन से भी कनेक्टेड है। क्योंकि ब्रिटेन जो है वो एक रिफरेंडम के तहत यानी 2018 में वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया था। आसियान की बात करें, आसियान जो है 1967 में इस्टेब्लिश हुआ था, जिसमें जो एग्रीमेंट के तहत आसियान डेक्लेरेशन यानी बैंकॉक डेक्लेरेशन भी इसे बोलते हैं, इसके फाउंडिंग कंट्री हैं। जो फाउंडिंग मेंबर हैं आसियान के वो कौन कौन से हैं? देखिए, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, यानी 5 मेंबर्स थे उस टाइम। बाद में जो है 5 मेंबर और एड ऑन हुए, वो आते हैं लेटर। ब्रुनेई दरुसलम है, वियतनाम, लाओ, PDR, म्यांमार यानी बर्मा, कंबोडिया, ये भी सब ज्वाइन कर लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आसियान का हो जाता है मेंबर कंट्री का, वो 10 हो जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, आसियान किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है? आसियान एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। आसियान का मोटो क्या है? इसका जो एक टैग लाइन जिसे बोलते हैं, वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। आसियान का मोटो क्या है? वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी है। किस ईयर में आसियान मेंबर जो है उन्होंने एक डील साइन की थी टू क्रिएट ए न्यूक्लियर फ्री जोन इन साउथ ईस्ट एशिया। उन्होंने न्यूक्लियर फ्री जोन साउथ ईस्ट एशिया में जैसे होनी चाहिए, तो वो डील कब की थी उन्होंने? वो डील उन्होंने साइन की थी 1995 में आसियान मेंबर्स ने। और किस साल आसियान अडॉप्टेड विजन 2020? तो किस साल अडॉप्ट किया था ये विजन? 1997 में। इन विच ईयर आसियान लॉन्च्ड आसियान कम्युनिटी, यानी आसियान कम्युनिटी इन्होंने कब लॉन्च की थी? वो थी 2015 में। और आसियान कम्युनिटी की अगर 3 पिलर्स की बात की जाए, क्योंकि देखिए मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ, कम टाइम में आपको ज़्यादा क्वेश्चन देना चाहता हूँ।
तीन पिलर्स कौन से हैं? आसियान पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, आसियान सोशो इकोनॉमिक कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट आसियान रीजनल फोरम अंडर आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी के तहत देखें ये आता है। तो इसका मेन मोटिव क्या था? 1994 में ये इस्टेब्लिश हुआ था आसियान रीजनल फोरम, और कैरी आउट कोऑर्डिनेशन इन सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। किसकी? ताकि जो है कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के साथ बना के रखी, सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी को भी थोड़ा सा देखा जा सके। फ्री ट्रेड एरिया, आसियान जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें फ्री ट्रेड एरिया FTA भी इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है। वॉज क्रिएटेड फॉर इन्वेस्टमेंट। ये किस पर्पज़ के लिए क्रिएट किया गया था? ताकि इन्वेस्ट कर सकें पैसा, लेबर और सर्विसेज को आप फ्री हैंड जो है यूज़ कर, जैसे बड़ी सारी जो है रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी इनके ऊपर। और अंडर आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी के तहत इसको किया गया था। इंडिया ने आसियान के साथ, यानी जो 3 मेंबर्स हैं आसियान मेंबर्स, उनके साथ एक FTA साइन किया था। और कब साइन किया गया था? यस, वो हम कहेंगे बेसिकली उसका मेन मोटिव था, वैसे तो 2010 के बाद हुआ, लेकिन फिर भी व्यापार चलता रहा 3 देशों के साथ, आसियान के सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया के साथ। आसियान इंडिया FTA ये कब इफेक्ट में आता है? 2010 में। और एक ही आसियान कंट्री या एशियन कंट्री हम कहेंगे, नॉट आसियान, एशियन कंट्री है जिसको G8 में शामिल किया गया है, और वो एशियन कंट्री कौन सी है? जापान है। नाउ वी मूव टू सार्क। सार्क के बारे में अब देखिए आप कितना जानते हैं। सार्क की फुल फॉर्म क्या है? SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1985 में हुई थी। और किस जो चार्टर के तहत? वो चार्टर था ढाका में जो साइन किया गया था। और तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे पहले जो आइडिया है रीजनल कोऑपरेशन का साउथ एशिया के अंदर, उस कब रेज किया गया था? तो ये रेज किया गया था 1980 में। तो ऑफ कोर्स जब माइंड में आया 1980 में, तभी जो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है सार्क के तहत जो 1985 में। ऐसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द फॉरेन सेक्रेटरीज ऑफ द 7 फाउंडिंग मेंबर्स मीट फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द क्रिएशन ऑफ सार्क? सार्क की क्रिएशन के लिए जो इसके 7 फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उनके जो फॉरेन सेक्रेटरीज हैं, वो कब मिलते हैं? कोलंबो में, अप्रैल 1981 में। और वेयर इज द सेक्रेटरीट एंड हेडक्वार्टर ऑफ सार्क? तो सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, या इसका सेक्रेटरीट कहाँ पर है? काठमांडू में, नेपाल में। विच कंट्री बिकेम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ सार्क इन 2005? तो 13th एनुअल समिट जब चल रही थी इनकी, तो अफगानिस्तान इसका जो है मेंबर बन जाती है, न्यूएस्ट मेंबर 2005 में। कितनी जो है कंट्री हैं ऑब्जर्वर हैं सार्क के लिए? तो यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रिया, चाइना, ईरान, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मॉरिशस, म्यांमार और रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान, ये सब की सब आ जाती हैं ऑब्जर्वर टू सार्क। ऐसी जो सार्क हैज़ बीन कॉल्ड एज द ब्रेन चाइल्ड, यानी किसका जो है ब्रेन चाइल्ड बोला, किसके दिमाग की उपज बोली गई सार्क? तो यहाँ पर लेट जियाउर रहमान की इसको दिमाग की उपज बोला गया, कि उनके माइंड में ऐसा विचार आया था कि ऐसा होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है सार्क की? टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड टू इम्प्रूव देयर यूनिटी। इनकी जो यूनिटी तो हम कहेंगे, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इनकी बेटर होनी चाहिए। और टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, साथ में सोशल प्रोग्रेस इनकी होनी चाहिए, कल्चरल डेवलपमेंट भी इस रीजन में होनी चाहिए, ये उनकी सोच थी उस टाइम जो है। और साथ में टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन विद द अदर डेवलपिंग कंट्री, यानी दूसरी जो डेवलपिंग कंट्री है उनके साथ भी कोऑपरेशन या सहयोग को बढ़ाया जाए। फुल फॉर्म ऑफ साफ्ता। साफ्ता की फुल फॉर्म है एग्रीमेंट ऑफ साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, एग्रीमेंट ऑफ साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, ये इसकी साफ्ता की फुल फॉर्म है। सार्क कंप्राइजेज 3% ऑफ वर्ल्ड्स एरिया, यानी ये वैसे बता रहा हूँ आपको, सार्क की जो मेंबर कंट्री है उनका देखिए तो 3% ऑफ वर्ल्ड का एरिया है, 21% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, 3.8% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी है। ये ओवरऑल सार्क की जो स्ट्रक्चर है उसकी वो मैंने आपको थोड़ी सी पिक्चर दी है। और विच पॉलिसी ऑफ इंडिया लिंक साउथ एशिया विद द साउथ ईस्ट एशिया? वो है इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी। इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी है जिसके तहत साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया के साथ कनेक्ट हो जाती है। लेकिन एक अगर आपसे पूछा जाए कि सार्क की कोई लिमिटेशन बताएं, तो सार्क इज ग्रोइंग एट ए यानी इसका जो स्पीड है, पेस है, वो थोड़ा सा स्लो है ड्यू टू पॉलिटिकल डिफरेंस अमंग इट्स मेंबर स्टेट्स। और दूसरा क्या, जो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसकी वजह से जो बायलैटरल इशू हैं लाइक कश्मीर इशू, वो अभी तक भी उनका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। तो ये वन ऑफ द प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से सार्क थोड़ा सा ढीला चल रहा है।
अब आते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स का टॉपिक है, अगर आपने अपनी फाइल में ये टॉपिक भी लिखा है तो ब्रिक्स जो है एक एक्रोनिम है कितनी कंट्री का, तो 5 कंट्री को मिला के बना है। और सभी का एक्रोनिम इसलिए बोला गया क्योंकि हर कंट्री का एक एक लेटर इसमें ऐड ऑन हुआ है, जैसे बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। Who joined the term BRIC for the first time? Who coined the term for the यानी जो पहली बार ब्रिक टर्म किसने यूज़ किया था? जिम ओनील हैं जो चेयरमैन थे उस टाइम गोल्डमैन सैश के इन 2001 में। और इन विच ईयर ब्रिक वॉज फाउंडेड, कब इसकी जो स्थापना की गई 2006 में रशिया में। ब्रिक टर्न इनटू ब्रिक्स, और ये एस ऐड हुआ यानी साउथ अफ्रीका ऐड हुआ 2009 में, तो इसलिए ब्रिक से ब्रिक्स हो जाता है। एंड व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रिक्स, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए हर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह इसके भी मेन ऑब्जेक्टिव है कोऑपरेट करना और साथ में डिस्ट्रीब्यूट करना म्यूचुअल बेनिफिट्स इसके जो मेंबर हैं, बिसाइड्स नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल पॉलिसी। तो कहते हैं कोऑपरेट तो करो लेकिन इंटरनल पॉलिसी में आपका इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। कोई देश अपने अंदर क्या कर रहा है आपको उसमें ताक झांक करने की ज़रूरत नहीं है, और एक म्यूचुअल इक्वालिटी की आपको रिस्पेक्ट करनी है। जो 12th कॉन्फ्रेंस है ब्रिक्स की वो कहाँ कंडक्ट हुई थी? 2020 में रशिया में। और इसको चेयर करने वाले यानी चेयरमैन इसके कौन थे उस टाइम? रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। और जो 13th कॉन्फ्रेंस ब्रिक्स की वो कहाँ कंडक्ट हुई थी? इंडिया में जून 2021 में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया के पीएम श्री नरेंद्र मोदी। What do you know about the structure of BRICS? तो BRICS does not exist in the form of organization, but it is an annual summit between the supreme leaders of 5 nations. 5 देशों के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने बोला कि हमने एक साल में एक बार तो मिलना ही है। जो चेयरमैनशिप है ऑफ द फोरम इज रोटेटेड एनुअली, यानी अगर आज इंडिया का टर्न है कल चाइना का भी हो सकता है, कल साउथ अफ्रीका का भी हो सकता है, तो ऐसे होगा, हर साल इसको रोटेट कर देते हैं। अच्छा, ब्रिक कैसे जो है इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए? तो इंडिया विल बेनिफिट फ्रॉम द कलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स बाय द वे ऑफ कंसल्टेशन एंड कोऑपरेशन। साथ में जो टॉपिकल ग्लोबल इश्यूज हैं उन पे भी बात की जा सकती है, सच एज इंटरनेशनल टेररिज्म को लेकर, और इसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज है, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी है, रिफॉर्म्स ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस, इन सब की वजह से हमें फ़ायदा हो सकता है। और ये कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है जो इंडिया को हेल्प करेगा तो अवेल रिसोर्सेज फॉर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। अब नेक्स्ट है आपका, जितने भी 5 मेंबर्स हैं ब्रिक्स के, दे आर द करंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। जैसे रशिया और चाइना तो परमानेंट मेंबर ही हैं, लेकिन जो रेस्ट ही हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर की कैटेगरी में आती हैं। और मैंने वैसे आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए हैं, तो आई होप सो ये क्वेश्चन आपके लिए 100% हेल्पफुल होने वाले हैं। फिर भी किसी भी तरह का कोई आपके मन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे ही जा सकते हैं। और यू आर एब्सोल्युटली फ्री, बिना किसी हेजिटेशन के अपना आपके कोई टॉपिक है, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, यू कैन जस्ट एक मैसेज सेंड कीजिएगा कि आपको इस टॉपिक पे चाहिए, तो आई विल प्रोवाइड दैट। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।